हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे मैक्रो की यूनिट 1 नेशनल इनकम के एडवांस न्यूमेरिकल। अच्छा देखो, इससे पहले नेशनल इनकम हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग हमारे चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं वन शॉट के अंदर। देखो, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सिर्फ 2 चैप्टर्स है, बट मैक्रो के लिए मैं ये कहती हूँ अकेले एनसीईआरटी करना सफिशिएंट नहीं है कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी कर लिया और आप मैक्रो में 40 में से 40 नंबर ले आए। तो हम लोग साथ में एक रेफरेंस बुक भी कर रहे हैं, टीआर जैन, और हम लोगों ने टीआर जैन के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम के अंदर हमारे पास में 4 चैप्टर्स है, चारों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, सिर्फ थ्योरी वाला चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी वाला चैप्टर है। थर्ड चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के अंदर थ्योरी भी पढ़नी है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करने हैं। और लास्ट चैप्टर पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला चैप्टर है, जिसमें हमारे पास में 3 मेथड्स है, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। अब आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज की क्लास में मैं टोटल आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगी और इन 10 क्वेश्चन के अंदर हम लोग जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इन दोनों चैप्टर्स के। अच्छा देखो, अब इसकी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आप इन चारों लेक्चर्स को पूरा करोगे, उसके बाद में आज वाले लेक्चर पर आओगे। डायरेक्टली आज वाले लेक्चर पर मत कूदना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना जरूरी है। अब अच्छा देखो, अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ये मेरी पिछले साल वाली प्लेलिस्ट है मैक्रो की, और मैंने मैक्रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के ही इतने सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। ये आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे, यहाँ पर आपको नेशनल इनकम की पूरी यूनिट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, और जब आप पूरा तैयार कर लो ना तो एक टेस्ट भी मिलेगा आपको नेशनल इनकम का। ये टेस्ट है, इस टेस्ट की सॉल्यूशन वीडियो है, तो आप यहाँ से और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इतना पढ़ा रखा है, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप वैसे लेक्चर्स को फॉलो करते जाओ ना तो नेशनल इनकम मैक्रो में 40 में से 10 मार्क्स का है। आपको 10 में से 10 लाने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम गिविंग यू अश्योरेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स। पहले हम लोग चैप्टर नंबर 3 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना, और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट, असेट की वैल्यू गिवन है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट की हमारा असेट कितने साल चलने वाला है, और स्क्रैप वैल्यू गिवन है कि जब हमारे असेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तब हम उसे कितने में बेच सकते हैं, उसकी रद्दी वाली कीमत कितनी होगी। तो देखो, इसके हिसाब से मैंने आपको सिखाया था डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट, कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट, जो भी हमारे असेट की वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो हमारे असेट की स्क्रैप वैल्यू, कि उसे कितने में हम रद्दी में बेचेंगे, और उसे आपको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट, आपने असेट को कितने में खरीदा है, माइनस कर दो उसकी स्क्रैप वैल्यू, रद्दी में कितने में बेचोगे, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट, आपका असेट कितने साल चलने वाला है। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट कितनी है हमारे पास में 120 लाख, तो 120 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है हमारे पास में 15 है, अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट कितना है 7 ईयर्स है। तो 120 में से 15 गया, ये हमारे पास में आया 105 अपॉन 7, इसे आप कट कर दो, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35। तो डेप्रिसिएशन हमारे पास में यहाँ पर आ रहा है 15, यूनिट क्या लगा रखी है, लाख लगा रखी है, तो डेप्रिसिएशन आ गया 15 लाख। कितना आया, 15 लाख। तो ये तो इजी पीजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए कराया है ताकि आपको पता हो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, इसे शॉर्ट में कैसे लिखोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC। एक चीज और गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसे कैसे लिखोगे, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमारे पास में क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन है, किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। सपोज मैं कहती हूँ हमें NNP एट FC फाइंड आउट करना है, NNP एट FC हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, बट मान लो हमें NNP एट FC फाइंड आउट करना है। जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम इक्वल्स टू से पहले लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं।
इक्वल्स टू, मान लो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर जीडीपी एट एमपी गिवन है। क्या गिवन है? जीडीपी एट एमपी हमारे पास में गिवन है। मतलब हम एनएनपी एट एफसी निकाल रहे हैं, एनएनपी एट एफसी क्वेश्चन में गिवन है, मान लो हम निकाल रहे हैं और हमारे पास में जीडीपी एट एमपी गिवन है। अब हमें कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर क्या है? नेट है, यहाँ पर क्या है? ग्रॉस है। हमें इस ग्रॉस को किस में कन्वर्ट करना है? नेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस डेप्रीशिएशन। ये सारी चीजें तब समझ में आएंगी अगर आपने पहले से चैप्टर नंबर 3 और 4 अच्छे से पढ़ रखा है। यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेशनल फाइंड आउट करना है। हमारे पास में क्या गिवन है? डोमेस्टिक गिवन है। नेशनल निकालने के लिए हम लोग डोमेस्टिक में क्या प्लस करते हैं? हम लोग प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास में सेम है। हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मार्केट प्राइस गिवन है। तो हम क्या माइनस करेंगे? माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनएनपी एट एफसी कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? ये गिवन है 3800। सारी चीजें बस पुट करते जाओ। इक्वल्स टू जीडीपी एट एमपी हमारे पास में कितना है? 4200। माइनस क्या करना है? डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो डेप्रीशिएशन की जगह पर एज इट इज डेप्रीशिएशन लिख लो। डेप्रीशिएशन हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें चाहिए, बट हमारे पास में टू अब्रॉड क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर हमें फ्रॉम चाहिए, क्वेश्चन के अंदर टू गिवन है, तो आप इस टू को फ्रॉम में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? बस इसका साइन बदल दो। ये माइनस है तो इसे प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। समझ में आ गया? तो टू को हम लोगों ने फ्रॉम में चेंज कर लिया, इसका साइन चेंज करके, माइनस था प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 10। आगे क्या करना है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? यहाँ पर निकाल लेते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या फॉर्मूला था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब देखो क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्या? तो डायरेक्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस वर्ड यहाँ पर गिवन नहीं है, बट मैंने बता रखा है जीएसटी भी क्या है? एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में कितना गिवन है? 220 गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया हमारे पास में? 220। माइनस कर दो सब्सिडी। सब्सिडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? तो सब्सिडीज क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 20 है। 20 को माइनस कर दो तो 220 माइनस 20 कितना आ गया? 200। ये 200 क्या है? हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इससे पहले लिख देना ये हम लोगों ने क्या निकाला है? वर्किंग नोट था ये हमारा रफ वर्क है। ये आपको शो करना है, रफ के अंदर नहीं करोगे, क्वेश्चन के नीचे वर्किंग नोट आपको बनाना है। तो 200 क्या आया हमारे पास में? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर लिख दो माइनस 200। क्लियर हो गया? 3800 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में? 4200। 4200 में से ये 200 गया तो ये 4000 हो गया। 4000 में इस 10 को प्लस कर दो तो ये हो गया 4010। माइनस क्या है हमारे पास में? डेप्रीशिएशन। क्लियर है यहाँ तक? तो 3800 इस 4010 को इधर ले आओ, माइनस का हो 4010 इक्वल्स टू हमारे पास में क्या बचा? माइनस का डेप्रीशिएशन। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो 4010 माइनस 3800 हमारे पास में आ रहा है 210। ये माइनस का आएगा क्योंकि ये हमारे पास में बड़ा है, तो ये आया माइनस का 210 इक्वल्स टू माइनस का डेप्रीशिएशन। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो डेप्रीशिएशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 210। यूनिट क्या है यहाँ पर? करोड़ है, तो करोड़ लगाना है, ₹210 करोड़। क्लियर हो गया किस तरह से डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करना है? तो एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास में? कैपिटल वैल्यू ऑफ द असेट, उसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट। ये एक ऐसा क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में हमारे पास में दो चीजें गिवन थी, एक को हमने इधर रख लिया, एक को हमने इधर रख लिया। जो भी इक्वल्स टू के बाद में है उसमें हमें एडजस्टमेंट करना है। आपके ऊपर है आप किसे बाद में रखते हो। अगर आप एनएनपी एट एफसी को इधर रखोगे, जीडीपी एट एमपी को इधर रखोगे, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बस आपको ध्यान रखना है जो इक्वल्स टू के बाद में है हमें उसे कन्वर्ट करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, सपोज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स वॉज ₹2000 करोड़ इन 2018-19। अच्छा 2018-19 की हमें बात दे रखी है तो लिखते हैं
2018-19 की हमें बात दे रखी है। क्या दे रखा है हमारे पास में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन एक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं जीडीपी हमारे पास में गिवन है, किसका है? नेशन एक्स का जीडीपी गिवन है, कितना है? ₹2000 करोड़, ₹2000 करोड़। आगे कहता है वेयर एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ नेशन वाई इन द सेम ईयर वॉज दिस। सेम ईयर के अंदर हमें एक और नेशन का जीडीपी गिवन है, नेशन वाई का जीडीपी गिवन है, कितना था? 1,20,000 करोड़। कितना है? ₹1,20,000 करोड़। क्लियर हो गया? आगे कहता है इफ द जीडीपी ऑफ नेशन एक्स राइजेस टू 4,000 करोड़ इन 2019-20, अगले साल की बात दे रखी है, 2019-20 की बात दे रखी है। कहता है एक्स नेशन का जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया कितना हो गया? 4,000 करोड़ हो गया। तो एक्स नेशन का जीडीपी पहले कितना था? 2,000 करोड़ था, इंक्रीज हो गया कितना हो गया? 4,000 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 4,000 करोड़ हो गया। आगे कहता है जीडीपी ऑफ नेशन वाई राइजेस टू इतना करोड़। अच्छा, सेम ऐसे ही इस ईयर के अंदर नेशन वाई का जीडीपी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 2 लाख करोड़ हो गया। कितना हो गया? 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंपेयर द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी ऑफ नेशन एक्स एंड वाई टेकिंग 2018-19 एज बेस ईयर। हमें दोनों नेशंस के जीडीपी को कंपेयर करना है, किसका जीडीपी ज्यादा इंक्रीज हुआ, किसका जीडीपी कम इंक्रीज हुआ। देखो नेशन एक्स का पहले जीडीपी कितना था? 2,000, अब जीडीपी कितना है? 4,000। तो हमें यहाँ पर चेंज फाइंड आउट करना है। पीछे करते हैं, एक्स का पहले जीडीपी कितना था? 2,000, अब कितना हो गया? 4,000 हो गया। तो यहाँ पर हम निकालते हैं चेंज इन जीडीपी ऑफ नेशन एक्स। नेशन एक्स के जीडीपी में कितना चेंज आया? पहले कितना था? 2,000 करोड़, अब कितना हो गया? 4,000 करोड़। तो 4,000 में से 2,000 को माइनस करा, कितना इंक्रीज हुआ? 2,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ। अब हमें इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ऑफ नेशन एक्स। नेशन एक्स का जीडीपी इंक्रीज हुआ है कितने से? 2,000 करोड़ से, बट इस चेंज को हमें परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना इंक्रीज हुआ है वो आपको ऊपर रखना है, जितना इंक्रीज हुआ है वो आपको ऊपर रखना है। यहाँ पर लिख रखा है 2018-19 वाले डेटा को आप बेस ईयर लेकर चलोगे तो 2018-19 में जीडीपी कितना था? 2,000 था। पहले जीडीपी कितना था? 2,000 था। तो नीचे हम लोगों ने 2,000 लिख लिया, और परसेंटेज में हम आंसर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे इनटू 100। समझ में आया? ऊपर हम लोगों ने चेंज लिखा है, नीचे साफ लिखा है 2018-19 के डेटा को हमें बेस लेकर चलना है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 2,000, परसेंटेज में निकाल रहे हैं इनटू 100 कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ रहा है हमारे पास में? 100%। मतलब नेशन एक्स का जो जीडीपी है वो 100% से इंक्रीज हो गया, और ये हमें देखकर ही समझ में आ रहा था। पहले 2,000 था, 4,000 हो गया, डबल हो गया, मतलब 100% से इंक्रीज हो गया। क्लियर है? सेम वही काम हम नेशन वाई के लिए करेंगे। तो लिखते हैं चेंज इन जीडीपी ऑफ नेशन वाई। नेशन वाई के जीडीपी में कितना चेंज आया? तो नेशन वाई का पहले जीडीपी कितना था? 1,20,000 था, अब इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 2 लाख हो गया। तो निकालते हैं 2 लाख अब हो गया, पहले कितना था? 1,20,000 था। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना इंक्रीज आया? 80,000 से इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? 80,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ। इसे भी हमें परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन जीडीपी ऑफ नेशन वाई। तो कितने से इंक्रीज हुआ? 80,000 से इंक्रीज हुआ। सेम वही फॉर्मूला, जितने से इंक्रीज हुआ वो ऊपर रखना है। नीचे क्या लिखना है हमें? जो प्रीवियस ईयर में था, प्रीवियस ईयर में कितना था? 1,20,000 था। देखो अगर यहाँ पर ये 18-19 लिखा हुआ नहीं भी होता ना, तो भी हम पिछले साल वाले को ही बेस लेकर चलते। जब भी कुछ गिवन नहीं होता है तो पिछले साल वाला बेस होता है। तो पिछले साल कितना था? 1,20,000 था, 1,20,000। परसेंटेज में निकाल रहे हैं, इनटू 100 कर दो। ये 4 से 4 जीरोस कैंसिल हो गए, 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 12। ये हो गया हमारे पास में 200 अपॉन आया 3। अगर आप इसे डिवाइड करोगे, मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, 200
अपॉन 3, 3 सिक्सा हमारे पास में होता है 18, 2 बचा, ये 0 नीचे आया, 3 सिक्सा हमारे पास में आया 18, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, 3 सिक्सा 18, ये चलता ही जाएगा हमारा। तो करेक्ट आंसर आएगा 66.67%। तो यहाँ से हम क्या कंपेयर कर सकते हैं कि नेशन एक्स का जो जीडीपी है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 100% से, लेकिन नेशन वाई का जो जीडीपी है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 66.67% से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंक्लूजन, राइज इन जीडीपी ऑफ नेशन एक्स is more than that of नेशन वाई, क्योंकि नेशन वाई का जीडीपी हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 66.67% से, लेकिन नेशन एक्स का जीडीपी 100% से इंक्रीज हुआ था। तो नेशन एक्स का जीडीपी ज्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू नेशन वाई। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी, इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें यहाँ पर बेसिक मैथ्स लगानी थी। और फॉर्मूला क्या है, जो भी चेंज आया उसे ऊपर रखोगे, प्रीवियस ईयर वाले डेटा को नीचे रखोगे, इंटू 100 कर दोगे, क्योंकि मैथ्स में परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं कि कोई भी चीज कितनी परसेंट से इंक्रीज हुई। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इमेजिनरी इकोनॉमी, हमारे पास में एक इमेजिनरी इकोनॉमी का कुछ डेटा गिवन है, कैलकुलेट एंड कंपेयर रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द गिवन ईयर्स। हमारे पास में 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, 15-16 की और 16-17 की। हमें दोनों ईयर्स के लिए क्या निकालना है, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि रियल जीडीपी हमें फाइंड आउट करना है। 15-16 का रियल जीडीपी निकालना है, 16-17 का रियल जीडीपी निकालना है, उसके बाद में दोनों को कंपेयर करना है। तो सबसे पहली तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये हमारे पास में रियल जीडीपी का फॉर्मूला है। अब देखो, नॉमिनल जीडीपी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, प्राइस इंडेक्स गिवन होना चाहिए, 100 हम एज इट इज लिख देंगे, तो हमें आराम से रियल जीडीपी पता चल जाएगा, 15-16 का भी, 16-17 का भी। फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे, कौन सी साल का रियल जीडीपी ज्यादा है, कौन सी साल का कम है। अब क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमारे पास में जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है। याद करो, जो फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का होता है, सेम वही फॉर्मूला किसका होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का भी होता है। मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर, तो जो प्राइस इंडेक्स है वही हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है, दोनों सेम चीजें हैं। थ्योरेटिकली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जब मैंने चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी तब समझाया था, बट न्यूमेरिकली देखा जाए तो हम प्राइस इंडेक्स को जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल सकते हैं। तो इस प्राइस इंडेक्स की जगह पर मैं खुशी खुशी क्या लिख सकती हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर लिख सकती हूँ। तो ठीक है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर तो हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है, 100 एज इट इज होता ही है। अब हमें चाहिए नॉमिनल जीडीपी। आप बोलोगे मैम नॉमिनल जीडीपी भी क्वेश्चन में गिवन है, बच्चों नहीं है गिवन। हमारे पास में क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी गिवन नहीं है, हमारे पास में क्वेश्चन में नॉमिनल जीडीपी की रेट गिवन है कि नॉमिनल जीडीपी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। 15-16 में 8.4% से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ, 16-17 में नॉमिनल जीडीपी 9% से इंक्रीज हुआ। हमारे पास में एक्चुअली गिवन नहीं है कि नॉमिनल जीडीपी 15-16 में और 16-17 में कितना है। तो सबसे पहले तो हमें नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर नॉमिनल जीडीपी हमारे पास में आ गया, प्राइस इंडेक्स की जगह पर हमारे पास में जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, इनटू 100 करके हम आराम से 15-16 और 16-17 के लिए रियल जीडीपी निकाल सकते हैं फॉर्मूला में पुट करके। फिर दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ, हमें क्या निकालना है, अल्टीमेटली रियल जीडीपी निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं, सबसे पहले 15-16 के लिए, 15-16 के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी कितना है। अब देखो 15-16 में नॉमिनल जीडीपी कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 8.4% से इंक्रीज हुआ। जैसे 15-16 के बाद में क्या आया, 16-17, ऐसे ही 15-16 से पहले क्या होगा, 2014-15। तो हम कुछ मान लेंगे कि 2014-15 में हमारा नॉमिनल जीडीपी x था, 100 था, 1000 था, कुछ भी अज्यूम कर लो। फिर उसका 8.4% निकाल के उसमें प्लस कर देना, तो हमें पता चल जाएगा नॉमिनल जीडीपी 15-16 में कितना है। क्योंकि 8.4% से इंक्रीज हुआ है ना, तो हमें पता होना चाहिए ना कि किसका 8.4% हमें निकालना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट नॉमिनल जीडीपी, हमें पता ही नहीं है, कुछ गिवन ही नहीं है, लेट नॉमिनल जीडीपी इन ईयर 2014-15 इन 2014-15 बी
1000। अब आप बोलोगे मैम आपने x क्यों नहीं माना, तो बच्चों x मानूंगी तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 100 मानूंगी तो यहाँ पर पॉइंट्स में डेटा गिवन है, हमारा आंसर भी पॉइंट में आएगा, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर अज्यूम कर लिया। मैंने नॉमिनल जीडीपी कितना मान लिया, 1000 मान लिया। तो नॉमिनल जीडीपी 2014-15 में कितना था, 1000 था। 15-16 में कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 8.4% से इंक्रीज हुआ। तो हम निकाल देते हैं इंक्रीज इन nominal GDP in 2015-16 में इंक्रीज हुआ। पहले कितना था, 1000 था। 1000 का 8.4% हमें फाइंड आउट करना है, इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ। 8.4% के लिए यहाँ पे नीचे 100 आ गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो 10 इंटू 8.4 कितना आएगा हमारे पास में, 84 आएगा। मतलब इतने अमाउंट से हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले 1000 था, 1000 में 84 और इंक्रीज हो गया। तो सोचो आज नॉमिनल जीडीपी कितना होगा 2015-16 के अंदर। तो हम निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी इन 2015-16 कितना होगा, पहले कितना था, 1000 था। 1000 में 84 इंक्रीज हो गया, तो ये आ गया 1084। समझ में आ गया मैंने क्या करा, मैंने 2014-15 के लिए नॉमिनल जीडीपी को 1000 माना, उसका 8.4% निकाला, कितना आया, 84, उसे प्लस कर दिया 1000 के अंदर, तो मुझे मिल गया 2015-16 में हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना है, 1084। क्लियर है। अब हमारे पास में नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है, हमारे पास में प्राइस इंडेक्स की जगह पर जीडीपी डिफ्लेटर भी गिवन है। 100 हम एज इट इज पुट कर देंगे तो हम आराम से रियल जीडीपी निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखो रियल जीडीपी, कौन सी ईयर के लिए निकाल रहे हैं, 2015-16 के लिए। तो नॉमिनल जीडीपी की जगह आ गया 1084 अपॉन नीचे क्या आएगा हमारे पास में, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग प्राइस इंडेक्स यानी कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना गिवन है, 140। तो ये हमारे पास में आ गया 140 इनटू आएगा 100। तो रियल जीडीपी कितना आ गया हमारे पास में, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1084 अपॉन हमारे पास में है 140, इनटू कर दो इसे 100 से, तो ये हमारे पास में आ रहा है 774.29। मैंने अप्रॉक्स कर दिया 774.29। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने 15-16 के लिए हमारा क्या फाइंड आउट कर लिया, रियल जीडीपी फाइंड आउट कर लिया। सेम ऐसे ही हमें रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है 16-17 के लिए भी। तो यहाँ पर भी हमारे पास में जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, बट इस बार हमारा नॉमिनल जीडीपी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 9% से। तो इससे पिछले साल नॉमिनल जीडीपी कितना था, इससे पिछले साल नॉमिनल जीडीपी कितना था, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले साल अज्यूम करा था नॉमिनल जीडीपी कितना था, 1000 था। बट इससे पिछले साल यानी कि 15-16 में हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना था, तो ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना था, 1084। तो यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी। इस बार हमें नेक्स्ट ईयर के लिए निकालना है, 2016-17 के लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। नॉमिनल जीडीपी जैसे हम लोगों ने यहां पर लिया था कि पिछले साल नॉमिनल जीडीपी कितना था, 1000 था, तो सेम ऐसे ही नॉमिनल जीडीपी इन प्रीवियस ईयर है ना, 15-16, बट वो हमारे पास में डायरेक्टली अब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, कितना गिवन है, 1084 गिवन है। इंक्रीज कितना आया, 9% का आया। तो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी हम लोगों ने पीछे देखा कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 9% से। तो 1084 का हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर 9% फाइंड आउट करेंगे। तो 1084 इंटू 9 अपॉन 100, ये हमारे पास में आ रहा है 97.56। तो हमें निकालना है नॉमिनल जीडीपी, वो भी कौन से ईयर का, 2016-17 का। पहले कैसे निकाला था, दोनों को प्लस करके ना। तो पिछले साल कितना था, 1084 था, फिर कितने से इंक्रीज हुआ, 97.56 से इंक्रीज हुआ। तो इस साल हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया होगा, इस साल हमारा नॉमिनल जीडीपी हो गया है 1181.56। ये हमारा क्या आ गया, नॉमिनल जीडीपी आ गया इस साल का। क्लियर है। अब हमें हमारा रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है। रियल जीडीपी कौन से ईयर का, 2016-17 का। फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी कितना आया हमारे पास में, 1181.56 अपॉन हमें क्या लिखना है, अपॉन हमें लिखना है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना है हमारे पास में, 125, और इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से फॉर्मूला के हिसाब से। तो ये हमारे पास में आ रहा है, एक मिनट करके देख लेते हैं, ये हमारे पास में आ रहा है
945.248 क्या आ गया हमारा रियल जीडीपी। तो देखो 15-16 में रियल जीडीपी कितना था, इतना था। रियल जीडीपी 16-17 में कितना हो गया, इतना हो गया। हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो कंपेयर जब करा तो हमें समझ में आ गया रियल जीडीपी इस साल का ज्यादा है। रियल जीडीपी ऑफ 2016-17 is more than real GDP of 2015-16 क्योंकि 2015-16 में कितना था 774.29 और अभी है 945.248। अब हमें ये भी बताना है ये कितने से इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है। तो देखो अभी कितना है 945.248, पहले कितना था 774.29, दोनों को माइनस कर दो तो हमें पता चल जाएगा कितने से इंक्रीज हुआ है। तो इसमें से हम माइनस करते हैं 774.29, तो ये हमारा इंक्रीज हुआ है 170.958 से, इससे इंक्रीज हुआ है। हमें इंक्रीज का परसेंटेज भी निकालना है, परसेंटेज चेंज भी निकालना है। तो चेंज कितना आया उसे ऊपर रख दो, जैसे मैंने सिखाया परसेंटेज में चेंज कैसे निकालते हैं। चेंज जितना आया उसे ऊपर रख दो, अपॉन पहले कितना था, पहले वाले को हमेशा नीचे रखते हैं। पहले कितना था 774.29, इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमें परसेंटेज में चेंज पता चल जाएगा। ये कितना आ रहा है हमारे पास में, 1 सेकेंड, 170.958 इंटू 100, इसे डिवाइड कर दो 774.29, तो ये हमारे पास में आ रहा है कितने से इंक्रीज हुआ है 22.08। ये इतने परसेंट से हमारे पास में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। समझ में आया। अब एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जीडीपी डिफ्लेटर गिवन है, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी की रेट गिवन है, तो इससे पिछले साल वाला नॉमिनल जीडीपी हम लोगों ने कितना अज्यूम करा, 1000 अज्यूम करा। 1000 का 8.4% निकाला, कितना आया 84 आया, उसे प्लस कर दिया, तो इस साल का नॉमिनल जीडीपी आ गया 1084। फिर हम लोगों ने रियल जीडीपी का फॉर्मूला लगाया, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, तो ये हमारे पास में आ गया रियल जीडीपी। क्लियर है। सेम ऐसे ही इसके लिए हम लोगों ने पिछले साल वाला नॉमिनल जीडीपी लिया, वो कितना था हमारे पास में 1084 था, उसका 9% निकाला, क्योंकि यहाँ पर गिवन है नॉमिनल जीडीपी कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 9% से। इसका 9% निकाल के इसमें प्लस कर दिया, तो हमें पता चल गया 16-17 के अंदर नॉमिनल जीडीपी कितना है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला लगाया, नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, तो ये हमारे पास में आ गया रियल जीडीपी। दोनों को कंपेयर करा तो हमें समझ में आ गया 16-17 का रियल जीडीपी ज्यादा है एज कंपेयर टू 15-16। दोनों को माइनस करा तो हमें पता चल गया इतने से इंक्रीज हुआ है। और उस इंक्रीज का अगर परसेंटेज निकालना हो तो इंक्रीज को ऊपर रखते हैं, बेस को नीचे रखते हैं, यानी कि पुराने वाले को नीचे रखते हैं, इनटू 100 कर दो, तो ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, 22.08% से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि जीएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है। क्या क्या हमारे पास में गिवन है, जीडीपी एट एफसी हमारे पास में गिवन है। तो मैंने क्या बताया, कभी भी जो निकालना है उसे आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे जीएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है, उसे आपने लेफ्ट हैंड साइड रखा इक्वल्स टू से पहले। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जीडीपी एट एफसी हमारे पास में गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसे आपने बाद में रख दिया। अब आपको कन्वर्जन करना है, तो देखो यहां पर भी ग्रॉस है, यहां पर भी ग्रॉस है, कुछ कन्वर्जन नहीं होगा। यहां पर नेशनल है, हमारे पास में डोमेस्टिक गिवन है, तो हमें नेशनल निकालना है, तो हम क्या प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है आगे, जीडीपी एट एफसी कितना गिवन है, 750 गिवन है, एज इट इज लिख दो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये कितना है हमारे पास में माइनस का 70, तो प्लस कर दिया हम लोगों ने माइनस का 70, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्वेश्चन में एज इट इज गिवन है, ये कितना है हमारे पास में 130 है, तो 750 प्लस माइनस का 70
प्लस 130, तो इन दोनों को तो प्लस कर दो, 750 प्लस 130, 750 प्लस 130, ये आया 880, 880 में से हम 70 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में आ रहा है रुपीज 810 करोड़। अब ये क्वेश्चन इतना इजी सा था तो मैम आपने ये क्वेश्चन क्यों कराया, तो इसके पीछे एक रीजन है। बच्चे यहाँ पर बोलेंगे मैम कॉर्पोरेशन टैक्स का क्या करेंगे, मैम नेट अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट का क्या करेंगे, नेट अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड का क्या करेंगे, सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या करेंगे। तो सबको इग्नोर करेंगे क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन में वही चीजें लेनी है जो आपके फॉर्मूला के अंदर रिक्वायर्ड है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा गिवन है जस्ट इग्नोर दैट। और मान लो आपको क्वेश्चन में कोई चीज चाहिए, वो चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो सिंपली आपको उस चीज को 0 ले लेना है। समझ में आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, नेशनल डेट इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन है। तो दो चीजें हमारे पास में गिवन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब वी आर गिवन विद एनएनपी एट एमपी इन क्वेश्चन। साथ में हमारे पास में क्या गिवन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी इज गिवन इन द क्वेश्चन। दो चीजें हमारे पास में गिवन है, कुछ ना कुछ कन्वर्जन करके हम दूसरी चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैं कहती हूं हमें एनएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट तो नहीं करना है, ये हमारे पास में गिवन है, बट एक को हम दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था हम लोगों ने इस टाइप का जो एक क्वेश्चन था, और एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया जीएनपी एट एफसी, जो दूसरी चीज हमारे पास में गिवन है। अब जो इक्वल्स टू के बाद में हमारे पास में गिवन है ना, उसे हमें कन्वर्ट करना है इक्वल्स टू से पहले वाले में। यहाँ पर नेट है, हमारे पास में ग्रॉस गिवन है, तो नेट निकालने के लिए हम ग्रॉस में से क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। यहाँ पर नेशनल गिवन है, यहाँ पर भी नेशनल है, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, प्रोडक्ट सेम है। हमें मार्केट प्राइस चाहिए, क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम क्या प्लस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करें आगे। तो एनएनपी एट एमपी हमारे पास में कितना गिवन है, 1400 गिवन है। जीएनपी एट एफसी हमारे पास में कितना गिवन है, 1300 गिवन है, माइनस डेप्रीशिएशन, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, भूलना मत, डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 100, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर पहली चीज फाइंड आउट करनी है। तो एज इट इज लिख दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 1400 इक्वल्स टू, इसमें से ये गया तो 1200 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो 1400 में से 1200 हमारे पास चले जाता है, तो हमें मिल जाएगा हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ गया क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में आ गया रुपीज 200। यूनिट कितनी दे रखी है हमारे पास में, करोड़ गिवन है, यूनिट हमेशा निकालनी है, इसके नंबर कट जाते हैं बोर्ड्स में। पहली चीज आ गई समझ में, 200 करोड़ किस तरह से निकाला, एक चीज को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड रखा, एक चीज को राइट हैंड साइड रखा। जो राइट हैंड साइड रखा है इक्वल्स टू के बाद उसमें हम क्या करेंगे, फर्दर एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरा हमें क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, प्यार से बोलूंगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एनडीपी एट एफसी। तो यहां पर लिख दो हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। इक्वल्स टू के बाद में कुछ भी लिख दो, आप चाहो तो ये लिख दो, आप चाहो तो ये लिख दो, दोनों से आंसर सेम आएगा, हमें तो बस कन्वर्ट करना है। तो मैंने लिख दिया एनएनपी एट एमपी, ये कितना है हमारे पास में 1400 है। यहाँ पर मैंने लिखा एनएनपी एट एमपी, एक चीज मान लो हमारे पास में गिवन है एनएनपी एट एमपी, आप चाहो तो जीएनपी एट एफसी से भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। कन्वर्जन करें, नेट नेट दोनों में सेम है, हमें डोमेस्टिक चाहिए, क्वेश्चन में नेशनल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक मिल जाएगा। प्रोडक्ट सेम है, वी वांट फैक्टर कॉस्ट, हमारे पास में क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, तो हम क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट
टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हो गया? क्या निकालना है हमें? एनडीपी एट एफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट एमपी क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है? ये है हमारे पास में 1400, तो इसे हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। माइनस हमें करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एज इट इज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है? माइनस का 20 है, तो माइनस कर दिया हम लोगों ने माइनस का 20। माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोगों ने कितने फाइंड आउट करे थे? 200। ये हमारे पास में आ गया हमारा 200, तो 1400 माइनस माइनस प्लस का 20 माइनस 200, तो इसमें से 200 गया, ये 1200 हो गया, ये हमारे पास में आ गया 1220। कितना आया? 1220 रुपीज। आगे यूनिट हम लोगों ने लगा दी करोड़। क्लियर है किस तरह से करना है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास में कमोडिटी गिवन है। कमोडिटी क्या है? वीट है। 2 साल का डेटा गिवन है, 18-19 का भी और 21-22 का भी। क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं और प्राइस को पी से डिनोट करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमें? नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है, रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है। कौन से ईयर का? 2021-22। 21-22 का हमें नॉमिनल जीडीपी भी निकालना है, रियल जीडीपी भी निकालना है, और बेस ईयर हमारा कौन सा है? 18-19। पिछला साल हमारा क्या है? बेस ईयर है। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी निकाल देते हैं, ये काफी इजी सा क्वेश्चन है। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी भी करंट ईयर की लेते हैं, प्राइस भी करंट ईयर की लेते हैं, और यहाँ पर हमें डेटा किसके लिए निकालना है? 2021-22। 2021-22 का हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो 2021-22 में हमारी क्वांटिटी कितनी थी? क्वांटिटी थी हमारी 70, इनटू हमारे पास में प्राइस कितनी थी? प्राइस थी हमारे पास में 120, तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 8400। ये हमारा क्या आया? नॉमिनल जीडीपी आया। इजी सा था। 21-22 का निकालना है, उसी साल की क्वांटिटी को उसी साल की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल गया आपका नॉमिनल जीडीपी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रियल जीडीपी। वो भी सेम ईयर के लिए निकालना है, 2021-22 के लिए, बट यहाँ पर फॉर्मूला अलग होता है। क्वांटिटी तो करंट ईयर की ही होती है, बट प्राइस के आगे यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, मतलब प्राइस हमें कौन सी लेनी है? प्राइस हमें लेनी है बेस ईयर की प्राइस। तो अब देखो क्वांटिटी तो हम कौन सी लेंगे? 70 ही लेंगे, लेकिन प्राइस यहाँ पर हम 120 ना लेके प्राइस हम कौन सी लेंगे? 100 लेंगे, जो कि हमारे बेस ईयर की प्राइस है। सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस है। ये कितना आया हमारे पास में? 7000। तो ये क्वेश्चन काफी इजी सा था, बस मैंने इसलिए कराया है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख के कंफ्यूज ना हो कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालोगे? करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके। रियल जीडीपी कैसे निकालोगे? करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गया? आगे अब देखो हमारे पास में जो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने कर लिए, 7 क्वेश्चंस कर लिए, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हम कर सकते थे। अब 3 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग हमारे 4th चैप्टर के कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 मेथड्स है। प्रोडक्ट मेथड है, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि एनएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से भी, इनकम मेथड से भी, कोई सा भी मेथड लगाओ आंसर आपका सेम ही आएगा। क्या निकालना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालना है हमें? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैं शॉर्ट में लिखती हूं एनएनपी एट एमपी। कौन से मेथड से निकाल रहे हैं? बाय एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिए, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और मैं सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करती जाऊंगी, ध्यान से समझना। अब देखो सबसे पहली बात, जब हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं तो फिक्स है, एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी मिलता है। तो सबसे पहले हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी, उसके बाद में हम उस जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट करेंगे? एनएनपी एट एमपी के अंदर। जीडीपी एट एमपी कैसे निकालते हैं? इसका सिंपल सा फॉर्मूला था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। यही फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? जीडीपी एट एमपी निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ढूंढो। यहाँ पर देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। वो भी क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है। सो दिस इज योर प्राइवेट
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे एज इट इज लिख दो, कितना है 1400 है, कितना है 1400 है। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर कुछ गिवन है क्या, वेजेस एंड सैलरीज का यहाँ पर काम नहीं है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसका कोई काम नहीं है, उसके बाद में हमारे पास में इन चीजों का कुछ काम नहीं है, जो भी कुछ हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पर हमारे यहाँ पर पर्सनल एक्सपेंडिचर गिवन था, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा गिवन था। अब आगे हमारे पास में क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई खर्चा दे रखा है क्या, ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर गिवन है, यानी कि सरकार का एक्सपेंडिचर गिवन है, तो इसे लिख दो, सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास में 480 है, ग्रॉस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे पास में हो गया। उसके बाद में हमारे पास में क्या गिवन है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था, अगर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, हो सकता है सरकार ने भी कोई कैपिटल फॉर्मेशन करी हो, सरकार ने भी कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी हो, वो क्वेश्चन में गिवन हो, वो यहाँ पर गिवन नहीं है। बट हमें दो चीजें गिवन है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये कितना है 120 और 120। तो हमें समझ में आ गया, एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास में क्या गिवन है, एक तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, ये दो चीजें हमारे पास में गिवन है। और सिर्फ फिक्स्ड हम लोगों ने लिया है तो हमें अलग से चेंज इन स्टॉक भी लेना होगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी लेना होगा। तो चेंज इन स्टॉक ढूंढो, क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो चेंज इन स्टॉक देखते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, रेंट नहीं आएगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ही क्या बोला जाता है, चेंज इन स्टॉक। ये कितना है हमारे पास में 40 है, इस 40 को साथ में प्लस कर दो तो ये मिलजुल के हमें मिल गया हमारा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। तो ये साफ लिखा है, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, की एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट से ज्यादा है। ये कितना गिवन है हमारे पास में 40 गिवन है, इस 40 को प्लस कर दो। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया, यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह पर हमारे पास में ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर गिवन है। पब्लिक मतलब सरकार ही होता है, गवर्नमेंट ही होता है। तो ये हमारे पास में आ गया 480। उसके बाद में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में दो चीजें हमारे पास में आ गई, ये 120, ये 120, साथ में हम लोगों ने चेंज इन स्टॉक भी ले लिया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आ रही थी। तो 120, 120, 40, ये तीन चीजें आ गई। लास्ट में आ गया हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। करते हैं प्लस, कितना आएगा 1400। उसके बाद में है 480, उसके बाद में 120, 120, तो ये हो गया हमारे पास में 240, 240 में हम लोगों ने और 40 प्लस करा, ये हमारे पास में आ गया 280 और साथ में है हमारे पास में 40। तो जीडीपी एट एमपी कितना हो गया 1400 प्लस 480 प्लस 280 प्लस 40, ये हमारे पास में आ रहा है ₹2200। कितना आया ₹2200। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनएनपी एट एमपी। तो हम लिखते हैं हमें निकालना है एनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमारे पास में क्या आ गया, हमें मिला है जीडीपी एट एमपी, जो मिलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। तो यहाँ पर लिख दो जीडीपी एट एमपी। अब कन्वर्जन करो, हमें नेट निकालना है, हमारे पास में ग्रॉस गिवन है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो। उसके बाद में नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालने के लिए क्या प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA। उसके बाद में प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस सेम है। तो हमें निकालना है NNP एट MP। हमारे पास में GDP एट MP कितना आया 2200, इसे एज इट इज लिख लो 2200। माइनस करना है डेप्रिसिएशन। तो पीछे देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन कितना है 0। अगर मान लो डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता, यहाँ पर लिखा हुआ होता ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो समझ जाते ना, इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन सेम है, अगर ग्रॉस में से नेट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डेप्रिसिएशन मिलता है। ये सारी चीजें बता रखी है मैंने। डेप्रिसिएशन कितना है 0 है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो, क्वेश्चन में गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन नहीं है, टू अब्रॉड गिवन है, तो 2 को फ्रॉम में चेंज कर लो, बस इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा -20। तो हमने प्लस कर दिया -20। क्लियर है। तो
तो 2200, जीरो का कुछ नहीं होता, प्लस माइनस माइनस कर दिया हम लोगों ने 20, तो 2200 माइनस 20, 2180, ये हमारे पास में आ गया है हमारा NNP एट MP। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से। यहाँ पर यूनिट क्या लगी हुई है? लाख लगी हुई है, तो ₹2180 लाख। क्लियर है? ये क्वेश्चन इजी सा था। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज और निकालनी है। एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लिया, अब हमें इनकम मेथड भी लगाना है। इनकम मेथड से भी सेम चीज लगानी है, हमें NNP एट MP निकालना है। तो पहली बात तो याद करो, सबसे पहले लिख देते हैं कैलकुलेशन of NNP at MP by कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम? इनकम मेथड। समझ में आ गया? अब इनकम मेथड से हमें मिलता क्या है? याद करो, इनकम मेथड से हमें मिलता है NDP एट FC। तो पहले हम NDP एट FC निकालेंगे, उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। NDP एट FC का फॉर्मूला क्या था? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सबसे पहली चीज, उसमें हमें क्या प्लस करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट चीज आ जाती है मिक्स्ड इनकम। यही तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो मैंने बताया था कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज चार चीजों को प्लस करके निकलता है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, ये कितना है हमारे पास में? 1400 है। कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, दोनों में भी हो सकती है। तो वो कितना था हमारे पास में? 1400 था वेजेस एंड सैलरी। समझ में आ गई? एक चीज हो गई। उसके बाद में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी भी होता है। याद करो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे निकालते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, और लास्ट होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास में? 200 है। इस 200 को भी प्लस कर दो। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा दिखे तो आपको सिंपली क्या करना है? इग्नोर करना है। यहाँ पर एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो मैंने हमेशा बताया एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। वेजेस हो गई, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, इसे हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। रेंट इधर नहीं आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर। तो बस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमारे पास में दो ही चीजें गिवन है, ये दो चीजों हम लोगों ने लिख दी। समझ में आ गया? उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास में चार चीजें आती है। एक आता है रेंट, एक आती है रॉयल्टी, एक आता है हमारे पास में इंटरेस्ट, और लास्ट आता है हमारे पास में प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट भी गिवन नहीं है तो तीन चीजों को प्लस करके प्रॉफिट मिल जाता है। एक होता है हमारे पास में डिविडेंड, एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, यही हमारी सेविंग्स भी होती है। तो देखते हैं हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं। एक हमारे पास में आ गया रेंट। रेंट कितना है हमारे पास में? 100 है। इंटरेस्ट कितना है? 80 है। रेंट 100 हो गया, इंटरेस्ट 80 हो गया, तो रेंट हो गया 100, इंटरेस्ट कितना हो गया? 80 हो गया। अब क्या बचा? रॉयल्टी और प्रॉफिट बचा। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पीछे हमारे पास में ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, और आगे रॉयल्टी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है क्या? प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो, प्रॉफिट का डिविडेंड आ गया, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी आ गया, दो चीजें साथ में आ गई 120, और एक हो गया कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट सेविंग ही हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। अगर हम लोगों ने बांटा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा प्रॉफिट को, मतलब वो क्या है? हमारी सेविंग्स है, इसे हम रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो तीन चीजें चाहिए हमें, डिविडेंड चाहिए, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स चाहिए, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट चाहिए, यानी कि कॉर्पोरेट सेविंग्स चाहिए। तो ये मिल गई तीनों चीजें। 120 प्लस 80, दो चीजें एक साथ गिवन है। 120 प्लस 80, 120 प्लस 80, ये प्रॉफिट निकल गया हमारा। समझ में आ गया? लास्ट आता है हमारे पास में मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितना है क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? देखो यहाँ पर गिवन है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये कितना है हमारे पास में? 200 है। तो कुछ भी अगर एक्स्ट्रा दे रखा है तो आपको सिंपली इग्नोर करना है, दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया हमारे पास में 1600। अब इन्हें करके देखते हैं, 120 और 80 कितना हो गया हमारे पास में? 200, ये हो गया 300, ये हो गया 380, 380 प्लस 200, तो ये हो गया 1800 हमारे पास में। 1800 उसमें हम लोगों ने प्लस करा 380, तो ये आ रहा है 2180। कितना आया? 2180। लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है NNP एट MP। तो NNP एट MP हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास में क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? NDP एट FC गिवन है। कन्वर्जन करते हैं, नेट नेट सेम है, हमें नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, तो हम क्या प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो हम प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ रही है चीजें?
तो एनडीपी एट एफसी कितना है 2180 है। प्लस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं था, टू अब्रॉड था, बट मैंने बताया था साइन चेंज कर देना, फ्रॉम बन जाएगा। ये कितना हो गया हमारे पास में माइनस का 20, तो प्लस कर दो माइनस का 20, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? गिवन नहीं है, हमें निकालने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सब्सिडी गिवन है, दोनों को माइनस कर दो। तो मान लो मैंने वर्किंग नोट बनाया है, लास्ट में मैं यही बना देती हूँ, ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। हमें क्या निकालना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 40, सब्सिडी है 20, तो ये हमारे पास में आ रहा है 20। कितना आया हमारे पास में? 20। तो एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास में आ गया प्लस का 20, तो 2180 प्लस माइनस माइनस का 20, फिर प्लस 20, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, ये हमारे पास में आ रहा है ₹2180। यूनिट क्या थी हमारे पास में? यूनिट थी हमारे पास में लाख। तो आप चेक कर सकते हो कि दोनों से आंसर सेम आया है। इनकम मेथड से भी आंसर 2180 आया है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी आंसर क्या आया था? 2180 आया था। अब ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जितना चाहिए हम उतना ले, एक्स्ट्रा अगर दे रखा है आपको सिंपली इग्नोर करना है, कुछ नहीं दे रखा आपको उसको जीरो लेना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन द फॉलोइंग डेटा, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट एमपी निकालना है। और कौन सा मेथड लगाना है? प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड। याद करो प्रोडक्ट मेथड से तो मिलता ही हमें जीडीपी एट एमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही तो मिलता है हमें प्रोडक्ट मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी बाय प्रोडक्ट मेथड। ठीक बात है। अब याद करो प्रोडक्ट मेथड से तो हमें मिलता ही यही है। प्रोडक्ट मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी मिलता है, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी, और ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आपने पहले का पूरा पढ़ रखा है, तब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर आओ। डायरेक्टली अगर इन क्वेश्चंस पर कूद रहे हो एंड देन यू आर लाइक कि मैम कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो बच्चे कुछ नहीं हो सकता। पहले पीछे वाला पूरा पढ़ के आओ, उसके बाद में इन लेक्चर्स पर आना। अब देखो हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या? ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है। प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, सेकेंडरी सेक्टर का भी गिवन है, टर्शरी सेक्टर का भी गिवन है। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा सेकंड वाला है और उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन तीनों को प्लस करोगे तब हमें मिलेगा। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों का डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है। याद करो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो कैसे निकालते? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, बट डायरेक्टली गिवन है 2000, 1800 और 1400। तो ये कितना है? 2000 प्लस 1800 प्लस 1400, ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। उसमें से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वाह भाई, मतलब क्या ही क्वेश्चन है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों का इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्टली गिवन है 1000, 800 और 600। तो ये कितना है? 1000 प्लस 800 प्लस 600। स्टिल मुझे ऐसा क्वेश्चन करवाना जरूरी था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज में। तो 1000, 1800, 1400, नहीं सॉरी 2000 प्लस 1800 प्लस 1400, तो ये हमारे पास में आ रहा है 5200। उसमें से माइनस करना है हमें, तीनों को प्लस कर दो, 1000 प्लस 800 प्लस 600, ये है हमारे पास में 2400। तो 5200 माइनस 2400, ये हमारे पास में आ रहा है 2800। हमें डायरेक्टली मिल गया हमारा जीडीपी एट एमपी। यूनिट क्या है हमारे पास में? करोड़ है, ₹2800 करोड़। एक मेथड से निकाल लिया क्योंकि इस मेथड से निकलता यही है 2800 करोड़। अब दूसरा मेथड कौन सा है हमारे पास में? यहाँ पर दूसरा मेथड है इनकम मेथड, लेकिन इनकम मेथड से तो कुछ और ही निकलता है। तो हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ GDP at MP by income method। कैलकुलेशन ऑफ GDP at MP by income method। लेकिन इनकम मेथड से हमें मिलता है NDP at FC। कैसे मिलता है? 3 चीजों को प्लस करके, कॉम्पनसेशन
ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस दूसरी चीज क्या थी हमारे पास में, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और लास्ट हमारे पास में आता है मिक्स्ड इनकम। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हमारे पास में गिवन है, क्या हमें निकालना पड़ेगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढते हैं। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली क्वेश्चन में 800 गिवन है, तो अब अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, या फिर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, हर चीज को आप इग्नोर करोगे, हर चीज को इग्नोर करोगे। जैसे क्लियरली लिखा है बेनिफिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड इंटरेस्ट फ्री लोन टू द एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को घर दे रहा है, अकोमोडेशन मतलब घर दे रहा है, तो ये वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड है ना, कि कुछ ना कुछ उसे मिल रहा है, बट हम इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में पापा गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ गया। उसके बाद में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कितना गिवन है, 600 गिवन है। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है तो आप इसे इग्नोर करोगे, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो कितना गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली हमारे पास में 600 गिवन है, एक्स्ट्रा कुछ भी गिवन है आप सिंपली इग्नोर करोगे। प्लस हमें क्या चाहिए, मिक्स्ड इनकम चाहिए। देखो मिक्स्ड इनकम गिवन है क्या, मिक्स्ड इनकम ऑफ द पीपल यूजिंग फैमिली इनपुट्स, तो मिक्स्ड इनकम कितनी है हमारे पास में 1300। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए अच्छे से, कि कुछ भी अगर एक्स्ट्रा गिवन है आपको सिंपली इग्नोर करना है, वहां पर कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। 800, 600 और लास्ट हो गया हमारे पास में 1300, ये हमारे पास में आ रहा है रुपीज 2700 करोड़। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। क्वेश्चन में गिवन है एनडीपी एट एफसी गिवन है, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, तो प्लस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ में आ गया 2700। प्लस करना है हमें डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कितना गिवन है, 80 गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी डायरेक्टली गिवन है, 20 गिवन है, 80 और 20, तो डेप्रिसिएशन 80, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 20, दोनों को प्लस करा, ये हमारे पास में आ रहा है रुपीज 2800 करोड़। तो आप चेक कर सकते हो दोनों से सेम आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 2800 करोड़, कितना आया था 2800 करोड़। समझ में आ गया। अब मैम कर रही है ना, तब ऐसा लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैम ऐसे क्वेश्चंस क्यों करवा रही है, बट ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हो ना तो आप लोगों को क्वेरी आती है बच्चों की, मैम ये एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका हमें क्या करना है। तो माई पर्पस इज, माई इंटेंट इज कि मैं आपको बताती जाऊँ, एक्स्ट्रा चीजों को बस इग्नोर करो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं थोड़ा सा अलग। इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस, एक इकोनॉमी में ये ट्रांजेक्शंस होते हैं। हमें निकालना क्या है, एक तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है और एक वैल्यू एडेड भी निकालना है। किसका, सिर्फ और सिर्फ फर्म बी का, फर्म बी का हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। सबसे पहले किसका निकालना है, फर्म बी का निकालना है। मैंने बताया वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी भी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट मेथड में हमने देखा था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट का। निकाल देते हैं। तो फर्म बी की सेल्स लेनी है हमें सिर्फ क्या लेनी है, फर्म बी की सेल्स लेनी है। फर्म ए सोल्ड गुड्स टू फर्म बी, फर्म ए ने बेचे हैं, फर्म ए की सेल्स दे रखी है कि फर्म ए ने बी को इतना बेचा, सी को इतना बेचा, अदर हाउस होल्ड को इतना बेचा, गुड्स ऑफ वैल्यू इतना रिमेन्स अनसोल्ड, और इतने उसके गुड्स कैसे रह गए, अनसोल्ड रह गए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसकी थी, ए की थी, कि ए ने इसको सेल करा और इतना ए का अनसोल्ड रह गया, यानी कि चेंज इन स्टॉक है। हमें ए से मतलब नहीं है, हमें बी की सेल्स लेनी है। फर्म बी सोल्ड गुड्स टू फर्म सी ऑफ रुपीज 70 करोड़। अच्छा, यहाँ पर हमें बी की सेल्स गिवन है, बी ने 70 करोड़ का सी को बेचा, तो कितने का बेचा, 70 करोड़ का बेचा। टू फर्म डी, डी को बेचा 40 करोड़ का, डी को बेचा 40 करोड़ का। एंड गुड्स ऑफ वैल्यू 30 करोड़ वर एक्सपोर्टेड। अच्छा, इतने के एक्सपोर्ट भी कर दिए, चाहे होम कंट्री में बेचो चाहे एक्सपोर्ट करो, सारे के सारे सेल्स में आएंगे। एंड गुड्स ऑफ वैल्यू रुपीज 5 करोड़ वर सोल्ड टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बेचा 5 करोड़ का। सारी की सारी सेल्स है, यहाँ पर कुछ भी अनसोल्ड नहीं दे रखा, तो चेंज इन स्टॉक कितना है हमारे पास में, 0 है। समझ में आ गया कि फर्म बी ने सी को सेल करा 70 करोड़ का, डी को सेल करा 40 करोड़ का, और हमारे पास में गिवन है 30 करोड़ का एक्सपोर्ट करा, और वैल्यू ऑफ रुपीज 5 करोड़ व सोल्ड टू द गवर्नमेंट। तो ये सारी की सारी सेल्स गिवन है, 40 और 70 110 और हमारे पास में 30 प्लस 5, तो 145 कितना आया, 145 करोड़ रुपीज
145 करोड़ यहाँ पर क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज हमें निकालनी है, वैल्यू एडेड निकालनी है। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड में हमने देखा था। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या मिलता है, वैल्यू एडेड मिलता है, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस भी बोलते हैं या फिर जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि हमारे परचेजेस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो फर्म बी का हमें पता चली गया 145 करोड़ आया है, माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ फर्म बी का। तो ए ने बी को बेचा 80 करोड़ का, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि बी ने कितने का खरीदा। ए ने बी को बेचा मतलब बी ने कितने का खरीदा है, 80 करोड़ का खरीदा है। तो ये बी की परचेजेस है, इसे माइनस कर दो। तो 145 में से माइनस कर दो 80 करोड़, ये 65 करोड़ क्या आ गया, वैल्यू एडेड आ गया फर्म बी का ₹65 करोड़। क्लियर हो गया। तो ये आज हम लोगों ने पूरे 10 क्वेश्चंस कर लिए। 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हमारे चैप्टर नंबर 3 के, 3 क्वेश्चंस करे चैप्टर नंबर 4 के, और इसी के साथ में आपकी यूनिट 1 नेशनल इनकम मेरी तरफ से 100% वे में कंप्लीट होती है। अब अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, देखो पहली बात मैक्रो की मैंने आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको कितने लेक्चर्स मिलेंगे, 5 लेक्चर्स मिलेंगे। 4 तो आपको वन शॉट्स मिलेंगे चारों चैप्टर्स के, जहां पर थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। बस वन शॉट्स देख लो, काम हो जाएगा, अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स आर बेस्ट फॉर यू। और उन 4 लेक्चर्स के बाद में आपको ये वाला लेक्चर करना है, तो 5 लेक्चर्स हो गए। इसी के साथ में नेशनल इनकम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज मनी। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। नोट्स आपको सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, मैंने अभी तक के सारे नोट्स अपलोड कर दिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।